डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज जो टॉपिक है बीए पार्ट सेकंड द्वितीय प्रश्न पत्र एकांकिकार भुवनेश्वर की एकांकी तांबे के कीड़े का व्याख्या भाग। उससे पहले प्रिय विद्यार्थियों, एकांकी के बारे में संक्षेप में कहा जाए तो एकांकी के वही तत्व होते हैं जो तत्व उपन्यास में होते हैं, कहानी में होते हैं या नाटक के होते हैं, परंतु उनकी प्रवृत्ति भिन्न होती है। एकांकी के तत्वों को लेकर कुछ मतभेद भी है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। एकांकी के जो तत्व है, हालांकि उपन्यास कहानी वगैरह इनके तत्वों को लेकर कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु जो एकांकी के तत्व है उनको लेकर मतभेद है। नाट्य की तरह एकांकी के प्रमुख 6 तत्व होते हैं, जैसे विदित होगा आपको: कथानक, कथा वस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवाद, भाषा शैली, देश काल तथा वातावरण और उद्देश्य। परंतु इसके अतिरिक्त विद्वानों ने 4 तत्व और स्वीकार किए हैं। कितने? 4 तत्व। वो है संकलन त्रय, अभिनयशीलता, प्रभाव एक और दृश्य विधान। कुछ विद्वान देश काल और वातावरण को एकांकी के संकलन त्रय के अंतर्गत ही मानते हैं और प्रभाव एक को अंतर्द्वंद की कोटि में रखते हैं। एकांकी में पात्रों की मनोदशा का प्रकाशन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अंतर्द्वंद द्वारा होता है, परंतु पाठकों एवं दर्शकों पर उसका प्रभाव उसकी संप्रेष्यता पर ही पड़ता है। इस कारण पाश्चात्य समीक्षकों ने अंतर्द्वंद की अपेक्षा प्रभाव एक को अधिक महत्व दिया है। पाश्चात्य विद्वानों ने, समीक्षकों ने प्रभाव एक को अधिक महत्व दी है। जहां तक इंट्रोडक्शन की बात है, परिचय की बात है, एकांकी का कथानक या कथा वस्तु संक्षिप्त होना चाहिए, बड़ा चढ़ाकर नहीं होना चाहिए कि उसमें फालतू की बातें लिख दी या आजू बाजू छोटी मोटी ऐसी बातें लिख दी जो कह के एक तरह से उबाऊ सा महसूस हो। ऐसा नहीं हो। कुछ ऐसी बातें हो कथानक में जो समाज, देश हित, लोक हित, जनहित, परोपकार या ऐसा कोई महत्वपूर्ण मुद्दा हो जो समाज का भला होता हो, समाज को एक नई दिशा मिले, परंतु वो कथानक बिल्कुल संक्षिप्त होना चाहिए, गागर में सागर, और एक ही कार्य या घटना पर आधारित होता है। एकांकी में रोचकता, मौलिकता, संभाव्यता, गतिशीलता आदि का ध्यान रखकर कथानक का त्वरित विकास दिखाया जाता है। और एकांकी में पात्रों की संख्या भी कम होती है और संक्षिप्त प्रसंगों के द्वारा पात्रों के चरित्र की अभिव्यक्ति की जाती है। संक्षिप्त हो, उसमें पर रोचकता हो, मतलब पढ़ाई करते वक्त एकांकी को ये लगे कि हाँ, मन लगे कितने की रोचक है, कितना अच्छा है वो कथानक, और एक मौलिकता है, नयापन हो, नवीनता हो उसमें। ये नहीं घिसी पिटी बातें क्या बार बार क्या दोहरा रहे, बार बार रिपीट करो ना। गतिशीलता इत्यादि को ध्यान में रखकर एक कथानक का त्वरित विकास दिखाया जाता है। पात्रों की संख्या कम होनी चाहिए। इसी आधार पर इसी के आगे पात्रों का चरित्र चित्रण अप्रत्यक्ष शैली में होता है, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष शैली में होता है। उनका चरित्र चित्रण है वो कथानक के एकांकीकार अपने आप उनकी क्या विशेषता बता देता है कि ये पात्र ऐसा है, ये पात्र ऐसा है, तो ये पात्र ऐसा है। उसी प्रकार एकांकी में संवाद विशेष महत्व रखते हैं। एकांकी के संवादों में संक्षिप्तता, रोचकता, स्वाभाविकता आदि विशेषताओं का समावेश नितांत अपेक्षित रहता है। संक्षिप्त होने चाहिए, मतलब जो दो पात्रों के बीच वार्ता होती है
वो वार्ता भी क्या कि बिल्कुल संक्षिप्त होनी चाहिए, उबाऊपन नहीं होनी चाहिए, बोरियस नहीं हो, रोचक और स्वाभाविकता, एक नेचुरलिटी झलके उसमें, एक प्राकृतिक या एक स्वभाव के अनुसार क्या कि उसमें क्या कि बातों का क्या कि एक तरह से उभारपन होना चाहिए। उसी प्रकार संकलन त्रय में कार्य, काल और स्थान की एकता अनिवार्य मान जाती है। संकलन त्रय यानी 3 तरह से संकलन, उसमें कार्य, काल और स्थल, इनकी एकता अनिवार्य है। कथन की घटनाएं देश काल के अनुसार घटित बताई जाती है, इसलिए इसके लिए एकांकार रंग निर्देश के द्वारा वातावरण का निर्माण करता है। पात्रों की शिक्षा दीक्षा, सामाजिक स्थिति आदि के आधार पर उन्नत भाषा शैली प्रयुक्त की जाती है। पात्रों की शिक्षा दीक्षा, सामाजिक स्थिति, रहन सहन, खान पीन वगैरह वगैरह आधार पर एक तरह से भाषा शैली प्रयुक्त की जाती है। साथ ही भाषा में पात्रों के मनोभाव के उतार चढ़ाव को व्यक्त करने की क्षमता भी होनी चाहिए। एकांकी का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हो सके। यह उद्देश्य सामाजिक, धार्मिक, समस्या मूलक आदि कुछ भी हो सकता है। कहते हैं कि बिना प्रयोजन के मूर्ख भी कोई काम नहीं करता, बिना प्रयोजन के कोई मूर्ख भी काम नहीं करता। तो उसी प्रकार हर रचना का उद्देश्य या तो सामाजिक हो या धार्मिक हो या समस्या मूलक आदि कुछ भी हो सकता है। एकांक ऐसी रचना है जिसका रंगमंच पर अभिनय किया जाता है, इसलिए एकांकार को मंच का ध्यान रखकर एकांक के दृश्य उपस्थित करने चाहिए। बीच बीच में रंग संकेत और अभिनय संकेत भी देने चाहिए। इस प्रकार पाठक या दर्शक के मन पर पड़ने वाले प्रभाव की एकता को ध्यान में रखकर एकांकी में अधिक दृश्य नहीं रखने चाहिए। एक आदर्श एकांकी में 3 दृश्य ही पर्याप्त होते हैं। उक्त तत्वों के अलावा एकांकी के पात्रों के चरित्र में संघर्ष और द्वंद्व का समावेश होना चाहिए। ये संक्षिप्तीकरण प्रिय विद्यार्थियों प्रस्तुत किया है। इसके साथ साथ एक बात और कहूंगा कि सार रूप में एकांकी का कलेवर छोटा होने पर भी उसमें सभी तत्वों का विन्यास आवश्यक रूप से करना चाहिए। इससे एकांकी की संप्रेषणीयता आ जाती है और रचना एक प्रशंसनीय, एक तारीफ के काबिल बन जाती है। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, जो व्याख्या भाग है भुवनेश्वर की एकांकी तांबे के कीड़े का व्याख्या भाग, इसी में से प्रिय विद्यार्थियों की एकांकी में से क्या क्या अगर एकांकी की व्याख्या भाग आपके समझ में आ गए तो उसमें से एक प्रश्न के उत्तर लग जाएंगे। चलिए देख तो व्याख्या में पढ़ाता हूं, फिर उसका प्रसंग, व्याख्या पर विशेष। मैं सोचता कहाँ हूं, सुनता हूं और देखता हूं। मैं देखता हूं, मैं सिर्फ देखता हूं। मैं बहुत सी बातें देख लेता हूं। बाद में मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी मैंने देखा है कोई भी खासकर तुमने देखो, और इसलिए जो मैं देख लेता हूं उसे फौरन तोड़ना चाहता हूं। मैं तुमसे प्रेम जो करता हूं। प्रसंग प्रस्तुत अवतरण भुवनेश्वर के विसंगति एकांकी तांबे के कीड़े शीर्षक से अवतरित है। परेशान रहने वाली रमणी का मसरूफ पति अर्थात उदासीन पति हमेशा ही अपने में डूबा हुआ निर्मला के बारे में कहता है कि बाद सो में चली गई है। वह रमणी पति के साथ रहती हुई भी यही चाहती है कि उसका पति भी उसे बादलों में जाता हुआ देखे। इसी प्रसंग में यह मसरूफ पति यह कह रहा है। व्याख्या देखिए, वह कह रहा है कि अब मैं सोचता का हूं, अर्थात मैंने अब सोचना तो बिल्कुल बंद ही कर दिया है। मैं अब केवल सुनता हूं या फिर देखता हूं। जब मैं देखता हूं तो केवल देखता ही हूं। उस समय सुनने या सोचने का काम नहीं करता हूं। मैं देखने के बाद में बहुत सी बातों को एक साथ देख लेता हूं और उन स्थितियों को अर्थात बातों को देखने के बाद ही यही प्रयत्न करता हूं कि उस देखी हुई स्थितियों को और किसी के सामने किसी भी स्थिति में स्पष्ट नहीं करूं, क्योंकि यदि मैं दूसरों के सामने स्पष्ट कर दूंगा तो मेरा देखना मूल्यहीन हो जाएगा। इसी संबंध में वह अपनी परेशानी रमणी से कहता है कि मेरी हमेशा
यही कोशिश रहती है कि मैंने जो देखा है उस देखे हुए को तुम न देखो, इसलिए मैं अपने देखे हुए को तुरंत नष्ट करना चाहता हूँ। ऐसा मैं इसलिए करता हूँ कि तुमसे प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं यह बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम किस अनावश्यक स्थिति की चपेट में आ जावे और मुझ पर शक की सुई घूम जावे। विशेष में इस कथन के माध्यम से मसरूफ पति ने अपनी सोच, चिंतन और भावनाओं की यथार्थ अभिव्यक्ति की है। अवतरण की भाषा गंभीरता को लिए हुए प्रतीकात्मक से पूरी तथा शैली मनोविश्लेषणात्मक है। इसके साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों, जो अपनी सोच, अपना चिंतन और अपनी विचारधारा, अपनी जो भावना व्यक्त की है वो एकदम हटका है। और जो परेशान रहने वाली रमणी का मसरूफ पति अर्थात उदासीन पति हमेशा अपने में है, अपने में डूबा हुआ निर्मला के बारे में कहता है कि बादलों में चली गई हूं। अर्थात एक ऐसा भाव व्यक्त करना चाहता है जिससे कोई शक की सुई ना घूमे। अर्थात जो कुछ कहना चाहता है वो स्पष्ट कहना चाहता है। ऐसा नहीं कि कोई बात लुका छिपा कर कहे या कोई बात क्या कैसे तोड़ मरोड़ कर कहे ना, बिल्कुल स्पष्टवादी विचारधारा क्या कि इसमें व्यक्त की गई है। और तांबे के कीड़े के माध्यम से भुवनेश्वर जी ने भी क्या किसी एकांकी में एक ऐसा संदेश दिया है कि आज इस भागदौड़ की जिंदगी में इंसान एक तरह से क्या सब कुछ होते हुए भी एक मूल्य हिंसा हो गया है, बहुत उदासीन, बेचैन, चिड़चिड़ा। मतलब समाज और देश के लिए कुछ कुछ होना चाहिए, वो आज इस भागदौड़ की जिंदगी में इंसान कर नहीं पा रहा। मात्र और मात्र या सिर्फ और सिर्फ अपने क्या की स्वार्थ या मतलब की क्या की एक तरह से गोटियां बिछाता नजर आ रहा है। तो इसी के साथ ये व्याख्या पढ़ी मैंने और उसके क्या कि एक तरह से जो भी इसमें कुछ संकेत, जो भी इसकी व्याख्या है इसमें विशेष वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, पढ़ाया। थैंक्स प्रिय विद्यार्थियों।